So let's start. So when we do Competition Act, let us first go through the definitions. See, यहाँ से ही मार्किंग शुरू कर देते हैं actually. Let me do stamping here. See here, finally, this chapter we have to do in revisions. See, now these are all, I can say, something which we can write off. ये question mark, ये कुछ काम का नहीं, penalty कुछ नहीं, ये कुछ नहीं. Here again we have this stuff bit relevant, and then coming to a bit of this. तो ये 1 2 3 4 5. This is going to be the crux. Starting with the first video, I'll be focusing on first chapter 1, that is preliminary. तो preliminary के अंदर the first step starts is acquisition is nothing but what? Trying to buy the stake, that in whatever manner it is, directly or indirectly, किसी कंपनी का स्टेक लेना, किसी कंपनी में कंट्रोल लेना, that will be termed as combination. तो आपका मर्जर हुआ है, अमालगमेशन हुआ है कि नहीं कॉम्बिनेशंस के अंदर, वो कैसे डिटरमाइन होता है कि आपने उस कंपनी के शेयर अक्वायर किए, मर्ज आउट किया, अमालगमेट किया या नहीं. तो दैट इज व्हाई एक्विजिशन वर्ड इज रेलेवेंट. क्योंकि कॉम्बिनेशन एक्ट में होता क्या है ना, मर्जर करने से क्या ऐसा प्रूव होगा कि कॉम्बिनेशन को आप इरेडिकेट कर रहे हो, आप मोनोपोली को क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज डेट्रीमेंटल. तो आप क्या चेक करना चाहते हो कि जितने भी मर्जर्स होते हैं उस पर आपको पहले कॉम्पिटिशन एक्ट का रेफरेंस देना चाहते हो, आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है सीसीआई की. इफ यू रेफर टू कंपनीज एक्ट 2013, वहां पे लिखा है अमालगमेशन के पहले आपको रेलेवेंट बॉडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि वो उस रेलेवेंस में डेट्रीमेंटल तो नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट वर्ड agreement. Now agreement is referring to what? Any kind of arrangement, understanding or action in concert. भले ही वो agreement understanding formal या फिर writing में नहीं है या फिर enforceable by law का intention नहीं था. It means that के any oral agreement can also be an agreement. Number 2, when the agreement so made was not intended to be enforceable by legal proceeding. हमारी सोच नहीं थी कि हम इसको खींच के कोर्ट में लेके जाएंगे and all that. Still वो क्या माना जाएगा? With an intent which might be called as legal but not intended to be enforceable. तो वो भी agreement माना जा सकता है. दोस्ती यारी में पार्टनरशिप कर दी, दोस्ती यारी में कोई कार्टेल कर दिया, और वो कार्टेल के बेसिस पे तभी हमने सोचा नहीं था कि हमें कोर्ट में जाना पड़े, बट फिर भी वो वाला पार्ट भी एक सोशल इंटेंट वाला अग्रीमेंट भी अग्रीमेंट माना जाएगा. सी अरेंजमेंट का मीनिंग उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे हमें कि अरेंजमेंट एक्चुअली रेफर्स टू व्हाट? समथिंग where we are exchanging the views between the parties, each of whom is expected to that the other will act in certain way. मतलब हम दोनों के बीच की समझौती अंडरस्टैंडिंग is nothing but your arrangement. एक्शन इन कॉन्सर्ट का रेफरेंस क्या दिया उन्होंने, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था, एक्शन इन कॉन्सर्ट. तो एक्शन इन कॉन्सर्ट वर्ड में उन्होंने लिखा है where 2 or more persons having regard to their relation, their conduct and common interest, and on basis of the evidence it may be inferred that they are acting in concert. The identical action of 2 or more parties can be termed as action in concert, where such parties teaming up together to reach a same result. एक्शन इन कॉन्सेप्ट का रेफरेंस क्या आ गया? अनलाइन दिस वर्ड कि भाई जब आप दोनों एक रोड मैप में काम कर रहे हो इन अ सच वे कि आप दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, आप दोनों का रिजल्ट सेम है, दैट वी से इट्स एन एक्शन इन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, लेट मी टेल यू दैट आल्सो. एक, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन, अनलाइन द वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्वायरिंग स्टेक. व्हाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्विजिशन? टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन है कि नहीं है. ठीक है, अग्रीमेंट में आपको क्या अंडरलाइन करना है, क्या वो लीगली एनफोर्सेबल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग में हो या वो फर्क नहीं पड़ता, अंडरलाइन करना है, बस इतना ही काफी है.
Now, underlying this stuff, agreements may be classified as horizontal and vertical. तो horizontal agreements यानी ऐसे agreements and vertical agreements ऐसे कैसे? तो horizontal agreement मतलब at the same level of business आप अगर agreement कर रहे हो, same level of business. I hope you understand the same agreement between the same kind of restaurants coming up together, same business channels coming up together. What of an idea? Those are horizontal agreements. Vertical agreements will be something whereby we understand it कि vertical के अंदर the upper chain और lower chain के साथ आप merge out करते हो, उसे हम vertical agreements कह सकते हैं. It's something with your supplier or your distributor etc. which are going to learn further. Anyways, तो आपको खाली एक reference देना था. What do you mean by this two? Coming to the word cartel. When you understand the word cartel मतलब क्या? आपने एक group बनाया. Understanding the word grouping, for which purpose and for whom? तो which purpose? तो आपने control या attempt to control what? Production, distribution, sale of goods or services. Number two, किसके लिए? Producers, sellers, distributors, traders या उनके बीच में. तो if you are basically making a cartel, मतलब आपने फूड अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ट्रेडर्स का, होलसेलर्स का, एनी पार्ट ऑफ अ कार्टल आपने जो क्रिएट किया है, फॉर व्हाट? मे बी आपको कहना है कि प्राइस सबकी सेम होनी चाहिए. इफ आई वंस आई वेंट टू सम हिल स्टेशन, वहाँ पे एक मार्केट था, टिबेटियन मार्केट. और टिबेटियन मार्केट में अराउंड 10 से 15 शॉप्स थी. आई होप यू माइट हैव सीन दैट काइंड ऑफ मार्केट्स इफ यू गो टू हिल स्टेशन. वहाँ पे हर एक शॉप में जो चीजें मिल रही थी, उसके प्राइसेस जो थे वो सेम थे. सेम यानी you buy from wherever you want to buy, the price of the product will remain the same. इसको इसको क्या कहेंगे हम लोग? कार्टल कहेंगे. इट्स अ कार्टल ऑफ प्राइस बिटवीन whom? सेलर्स. वैसे ही प्रोड्यूसर्स से हो सकता है एक्सेट्रा. क्या कार्टल होना गलत है? सर कार्टल होना गलत नहीं है, बट कार्टल अगर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो गलत है. आप फेयर प्राइसिंग रख के कार्टल बनाओ, अच्छी बात है. इफ यू ट्राई टू एक्सप्लॉइट द पीपल बेस्ड ऑन दैट, दैट्स समथिंग व्हाट इज कॉल्ड रॉन्ग. हम कहीं पे जाते हैं और रिक्शा स्टैंड नहीं है, रिक्शा फेयर नहीं, और आपको बोले भाई 1 किलोमीटर के 200 रुपये, 300 रुपये, एंड एवरी सेलर रिक्शा वाला सेल्स द सेम. दैट्स अ कार्टेल. दैट कार्टेल इज समथिंग व्हिच इज एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर. दैट्स बैड. एनीवेज, कार्टेल क्लियर है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है. कार्टेल क्यों किया जाता है? फिक्स द प्राइस, मे बी टू फिक्स द सप्लाई, टू कंफर्म द शेयर इन द मार्केट. दैट्स व्हाई वी मेक द कार्टेल्स फॉर. तो कार्टल्स के टाइप्स कौन से बोले? अंडरलाइन करो ये पार्ट अभी के लिए. ये आपके रेफरेंस में आया है अभी. एक बार मुझे बताना कि आपके जो बुक है उसके अंदर ये पहले था कि नहीं था. इंटरनेशनल कार्टल, इंपोर्ट कार्टल एंड एक्सपोर्ट कार्टल. इंटरनेशनल कार्टल आर कार्टल व्हिच आर बेसिकली क्रॉस बॉर्डर्स. इंपोर्ट कार्टल्स फॉर इंपोर्ट पर्पस, एक्सपोर्ट कार्टल्स. सो इट इज फाइन, बट यार टाइप्स ऑफ कार्टल्स यहाँ पे रेफरेंस देना है हमें. हम किसी से किए हुए थे, बट हम आगे जाते हैं. मुझे एक चीज बतानी है आपको. कार्टल की समरी. The owner of oranges orchards from Nagpur have formed association to limit supply of oranges. इसको क्या कहेंगे? Limiting supply is a cartel. Number two, the maize growers of Punjab forms a cooperative body to help members of farmers to take their produce to the market. Now this is basically for what? Distribution. Now cooperative body to help the farmers to take their products to marketplaces is not a cartel, because the maize growers of Punjab is no way through a so body agreed among themselves to limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or राइस ऑफ मीन्स. तो जैसे ही आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में हेल्प कर रहे हो, तो वो क्या नहीं माना जाएगा? वो कार्टल माना नहीं जाएगा. तो दिस टू पार्ट जो है हमारे, वो ऑनलाइन करके रखो, रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कमीशन मतलब सीसीआई, कॉम्प्लेक्स कमीशन ऑफ इंडिया. दैट्स इट.
कंज्यूमर के रेफरेंस में हमें सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि कंज्यूमर कैन बी हूम, तो यहाँ पे कंज्यूमर कैन बी समवन हु इज बीन परचेसिंग द गुड्स टुडे, यहाँ पे साइड में लिखा भी होगा आप लोगों ने, कैश में या फिर क्रेडिट पे, एनी डिफर्ड पेमेंट, एनी डिफर्ड पेमेंट, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर रीसेल चलेगा, इफ यू आर यूजिंग फॉर एज अ कंज्यूमर वो भी चलेगा, एज ए पर्सनल यूज वो भी चलेगा। तो कमर्शियल पर्पज, कंज्यूमर पर्पज, रीसेल सब चलेगा। तो डेफिनेशन के बेसिस पे हर प्रकार के आइटम्स, हर प्रकार के सर्विसेज सबको गुड्स कंज्यूम, बायर ऑफ द सेम फॉर हिज ओन पर्पज और फॉर रीसेलिंग पर्पज, बोथ विल बी कॉल्ड एज गुड्स। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करें तो हमारा हर एक पार्ट यहाँ पे गुड्स पे कवर किया जा रहा है, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अलग था। मैं ना हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, इतना पार्ट को आप एक बार रेफरेंस दो। The interpretation of consumer in the Consumer Protection Act will be same as in Competition Act, but the scope is wider in the latter, that is Competition Act, because consumer will also include a person who purchases the goods for resale or for any other commercial purpose or personal use, which is exhaustive one, the new one, Competition Act. अब ऑनलाइन मीडियम को भी काउंट करोगे, अभी से आंसर इज यस, दैट विल बी पार्ट ऑफ इट। The goods purchased for not for personal use but for each second as a consumer, the answer is yes. कमर्शियल और यूज कुछ फर्क पड़ता? एंटरप्राइज, इन एंटरप्राइज मतलब एक एंटिटी, एंटिटी को यहाँ एंटिटी को यहाँ पे जो कवर किया गया है, हर एक प्रकार का धंधा बाय एनी पर्सन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे काउंट हो रही है, अंडरलाइन दैट पार्ट। लेकिन यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज कवर नहीं हो रही है? सॉवरेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस, ये चार को कवर किया नहीं गया है। इस नोट्स को अंडरलाइन करके रखो, आपके लिए काफी हो जाएगा। गुड्स के अंदर एसओजी का रेफरेंस दिया गया है, एसओजी में जो गुड्स है वो सब यहाँ पे गुड्स है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस और माइंड, इसको गुड्स में ऐड किया गया है। डिवेंचर स्टॉक्स एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट को ऐड किया गया है, और जो गुड्स इंपोर्ट हुए इंडिया में उसे भी गुड्स माना गया। तो एनीथिंग विच इज एज पर एसओजी गुड्स जो है वो यहाँ पे गुड्स है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस और माइंड, डिवेंचर स्टॉक आफ्टर अलॉटमेंट एंड इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पर एसओजी का डेफिनेशन, एवरी काइंड ऑफ मोरल गुड्स अदर एक्सटर्नल क्लेम्स एंड मनी, including stock in shares, growing crops, in other to forming part of land, agreed to be civil. After allotment, for ये important line है, हर बार काम में आएगा। Before allotment, not goods. After allotment, goods. एंटिटी कौन है? एंटरप्राइज कौन है? एंटरप्राइज मतलब इन्हीं पर्सन लिखा गया था। इन्हीं पर्सन में कौन कौन कवर हो रहा है? तो आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, अथॉरिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट बॉडी, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड अप। तो इसमें कोई एक्सेप्शन का कोई टेंशन ही नहीं है। प्राइस में आपको क्या रखना है बच्चों? प्राइस में आपको ये याद रखना है कि प्राइस विल बी रेफरिंग टू व्हाट? एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स इन कैश और इन काइंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अंडरलाइनिंग दैट पार्ट विल बी रेलेवेंट। मतलब मनी कंसेशन होना जरूरी नहीं है, मनी भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है। Import relevant market. What is relevant market? Relevant market means what? The relevant market will definitely refer to identifying the problem. You need to understand the market. Market मतलब दो चीज है, एक जहाँ पे माल बिकता है, दूसरा क्या बिकता है। तो relevant product मतलब, product market मतलब we are talking about the market in relation to the product. जैसे डायमंड मार्केट, जैसे स्टील मार्केट मुंबई में, बांद्रा में, बीकेसी में,
मलाड में, सूरत में, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो गया। अब मैं वो कहूँ ये रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में सूरत भी आ गया, मुंबई भी आ गया, मलाड भी आ गया, बांद्रा भी आ गया। और अगर मैं कहूँ कि बीकेसी फॉर डायमंड मार्केट, तो वो क्या हो गया, रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट हो गया। तो रेलेवेंट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है तो आप जोग्राफिकल मार्केट के रेफरेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या प्रोडक्ट मार्केट के रेफरेंस से, या दोनों से। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। जोग्राफिक मार्केट का रेफरेंस एरिया से देखा जाएगा और प्रोडक्ट मार्केट का रेफरेंस प्रोडक्ट से देखा जाएगा। इतना ही समझ में रखो, बाकी इसके अंदर कोई टेंशन नहीं। अब डेफिनेशन के लाइंस जो है तो खाली अंदर करके रख दो यहाँ पे। प्लीज ऑल स्टफ अवॉइड करने की कोशिश करो। Turnover, again an important definition coming up next. Turnover includes value of sales of goods or services. ठीक है सर, बट टर्नओवर रेफरेंस में ना इन्होंने बोला है कि टर्नओवर कितना, अगर कोई चीज में हमने कुछ गलत कर दिया, हमने कोई माल गलत बेच दिया, हम फ्रूट चलाते मैंगोज में कुछ गोचा मार दिया, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ चीजें की, तो इन्होंने बोला टर्नओवर पूरे पूरे टर्न फॉर्म का लेने का या रेलेवेंट लेने का। इस केस स्टडी में सर ये बताया गया था कि रेलेवेंट लेने का मतलब जिसमें आपने प्रॉब्लम्स किए हैं उसको टर्नओवर माना जाएगा। नॉर्मली कब काम में आएगा, पेनल्टीज के लिए 5% ऑफ टर्नओवर विल बी अ पेनल्टी। तो टर्नओवर ऑफ व्हाट, रेलेवेंट टर्नओवर ऑफ दैट बिजनेस, नॉट द एंटायर बिजनेस ऑफ द कंपनी। इसी के साथ हमारा पहला वीडियो फिनिश होता है। इस बार आई हैव जस्ट targeted, मैं आई एम मेकिंग वीडियोस चैप्टर वाइज, which is easier to refer it further. So I hope this is finished.